तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो थोड़ा क्लास में डिले हो गया और उसके लिए सॉरी। और अब आज जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर होगा आपके सॉल्यूशन चैप्टर का। आज हम वन हाफ फैक्टर यानी असामान्य मोलर द्रव्यमान पढ़ लेंगे। तो मेरा आपका ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपका जो सॉल्यूशन बिलियन चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में बात करें तो एंड हो जाएगा इसका पूरी अच्छे तरीके से। हमने लेक्चर्स थोड़ी लेक्चर की संख्या मान लीजिए 12-13 हो गई होगी, लेकिन छोटे छोटे हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज जाके उन सभी लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका कम से कम एक चैप्टर इतना मजबूत हो जाए कि हाँ, उसको एक दो बार रिवाइज करने के बाद आप समझे कि हाँ, इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से फील करके पढ़ लिया है, इससे क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ के नहीं आएंगे। तो हमने न्यूमेरिकल वाला सेशंस भी रखा था, तो एक में हमने सारे न्यूमेरिकल्स को भी किए थे। आगे भी हम न्यूमेरिकल्स को करते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि फिजिकल से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स के आते हैं। हर ईयर आपको न्यूमेरिकल्स के जो संख्या होती है वो बढ़ाते ही जा रही है, थोड़ी थियरी कम कर दी जा रही है फिजिकल्स से, इसलिए हमारा फोकस न्यूमेरिकल्स पे भी होना चाहिए। और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स क्या मांगते हैं भाई, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तभी जाके सॉल्व होंगे, नहीं तो सॉल्व होने वाले नहीं है। ये नहीं कि हम फार्मूला रट के आ गए, हाँ अब फार्मूला सारे रट के आ गए, हमें फार्मूला अच्छे से याद है, अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो केवल यही नहीं, इसी से नहीं होगा, हमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स अगर जब तक नहीं पता रहेंगे तब तक इसके सवाल हमसे आसानी से नहीं लगेंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि आप पूरे चैप्टर को अच्छे से फील करके पढ़ो, हर एक टॉपिक को एकदम अच्छे से रिवाइज करके पढ़ो। तो इसीलिए आप पूरा लेक्चर्स खत्म होने के बाद एक बार फिर आप 2x की स्पीड में सारे वीडियो को अच्छे से देख के रिवाइज कर लेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट इधर उधर हो वो भी क्लियर हो जाए। तो आइए आज हम देखते हैं कि वन हाफ फैक्टर आखिर मोलर द्रव्यमान क्या होता है और कैसे निकालते हैं और इनका यूजेस क्या है। तो यूजेस ये है कि अभी तक हमने जो भी अणुसंख्यक गुण पढ़ा, जैसे कि वाष्प दाब में अनमन हो गया, हिमांक में अनमन हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, परासर दाब हो गया, ये सारे जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं चारों की चारों, इसमें अगर हम परिकलित करते हैं तो कुछ न कुछ इसमें उच्च निम्न आता रहता है। तो उसी को ठीक करने के लिए एक साइंटिस्ट है, ये जो वन हाफ है, वन हाफ एक साइंटिस्ट का ही नाम है, इन्होंने एक गुणक को लाया, प्रतिपादित किया, और वही गुणक कहलाता है असामान्य मोलर द्रव्यमान या वन हाफ फैक्टर। तो मान लीजिए कभी इसकी डिफिनेशंस पूछी जाए तो इसकी डिफिनेशंस क्या कहती है उसे हम लिख लेते हैं। तो हम इसे कहते हैं कि ऐसा द्रव्यमान मोलर आगे लगा लीजिए क्योंकि ये मोलर द्रव्य, ऐसा मोलर द्रव्यमान ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य मान की तुलना में उच्च या निम्न हो, उच्च या निम्न होता है, वही आपका क्या कहलाता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान होता है। असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ये आपकी डिफिनेशन हो गई कि आखिर हम असामान्य मोलर की जब द्रव्यमान की आपको डिफिनेशन पूछ रहे तो हम कैसे डिफिनेशन को बताएंगे। तो ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य मान की तुलना में उच्च या निम्न होता है, वही असामान्य मोलर द्रव्यमान कहा जाता है।
जैसे कि हमने बताया ना कि मान लीजिए उसमें जो हम परिकलित करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो उसमें मान लीजिए कुछ परिकलित किया जाता है, कुछ प्रेक्षित किया जाता है। तो इन दोनों मान में या तो कमी आ सकती है या तो वृद्धि आ सकती है, और वही कमी वृद्धि आपकी क्या कहलाएगी, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाती है। अब इसको आपके साइंटिस्ट दिए थे 1880, यानी 1880 में आपका दिया गया था ने में वांट एक हाफ, ये एक साइंटिस्ट हैं, वांट हाफ ने वियोजन और संयोजन की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक गुणक, और वो गुणक आपका क्या कहलाएगा, आई। वांट ऑफ फैक्टर में एक गुणक आई, स्मॉल आई इन्होंने दिया था, स्मॉल आई, जिसे वांट हाफ गुणक कहते हैं, प्रतिपादित किया। ये थोड़ी आपकी हो गई इसके वांट ऑफ फैक्टर में हिस्ट्री, आखिर कब किस साइंटिस्ट ने इसको प्रतिपादित किया था। तो भाई साइंटिस्ट का नाम तो हमें भूलेगा नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम तो वही है, वांट ऑफ गुणक के नाम से हम इसे ज्यादातर जानते हैं। असामान्य मोलर द्रव्यमान शायद हमें मतलब ना सुने हो, लेकिन अक्सर करके वांट ऑफ फैक्टर बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो भाई वांट ऑफ एक साइंटिस्ट का नाम था, और उन्होंने एक आई गुणक दिया और वही आगे गुणक लग गया, तो उसी को हम वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। तो ये जो फैक्टर आता है वो कहाँ से आता है, संयोजन और वियोजन से आता है। देखिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे होंगी ना उसमें, तो या तो संयोजन होगा या तो वियोजन होगा। तो इसी में उन्होंने संयोजन और वियोजन की जो सीमा होती है उसी को निर्धारित करने के लिए इस गुणक को लाया था। अब ये तो हो गया आपके पास फार्मूला, डिफिनेशंस। अगर हम इसका फार्मूला लिखें कि आई बराबर क्या होता है, तो देखिए हम 3-4 तरीके से इसका फार्मूला लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं ऊपर प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण अपान परिकलित अणुसंख्यक गुण, इससे लिख चाहे इससे के बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं सामान्य मोलर द्रव्यमान एंड नीचे हम लिख देंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान। ये हो गई दो। अब इन दोनों के अलावा जो एक लास्ट वाली आती है, यहाँ से फार्मूला जो आता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ज्यादातर के आप यही यूज करेंगे। ये भी है, इसे भी हम यूज करेंगे, यानी कि नहीं है, लेकिन जो इसके बाद देखते हैं वो ज्यादा सटीक होता है। और मान लीजिए ये हो गया आपका कि एक हो गया कि प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण और नीचे परिकलित अणुसंख्यक गुण, फिर असामान्य मोलर द्रव्यमान और नीचे असामान्य मोलर द्रव्यमान। सामान्य का मतलब कि जो सामान्य तरीके से दिया होगा, और असामान्य का मतलब कि जिसमें या तो कमी आई हो या तो वृद्धि आई हो, वो आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और ऊपर आपको इधर लिखना है संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों के
मोलों की कुल संख्या, ये हो गया। और नीचे हो जाएगा आपका सेम संगुणन वियोजन के पूर्व कणों के मोलों की कुल संख्या। तो ये हो गया आपके पास वांट ऑफ फैक्टर। इससे ज्यादा आपका वांट ऑफ फैक्टर नहीं है। वांट ऑफ फैक्टर इतना हो गया। अब इस वांट ऑफ फैक्टर का जितने आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कभी भी उसमें त्रुटियां नहीं आएंगी, क्योंकि वो जो त्रुटियां हो रही थी उसी त्रुटियों को सही करने के लिए आपके वांट ऑफ साहब जी ने एक गुणक को प्रतिपादित किया कि हाँ, अगर इस गुणक का हम यूज कर लेंगे तो जो त्रुटियां आती हैं वो बहुत कम हो जाएंगी, चाहे त्रुटियां नहीं आएंगी। तो यही था कि ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य मान की तुलना में उच्च या निम्न हो, उससे ही असामान्य मोलर द्रव्यमान कहा जाएगा। भाई जब कमी या वृद्धि हो तो वो सामान्य तो हो नहीं सकता, असामान्य हो गया, तो यही असामान्य द्रव्यमान कहला गया। फिर उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर कब आया था? तो 1880 में वांट ऑफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक गुणक को प्रतिपादित किया जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, और वही वांट ऑफ फैक्टर गुणक कहलाता है। और आई बराबर आपके पास तीन फार्मूले थे। एक फार्मूला की प्रेक्षित अणुसंख्या गुण अपान परिकलित अणुसंख्या गुण, और दूसरा है सामान्य मोलर द्रव्यमान अपान असामान्य मोलर द्रव्यमान, और तीसरा जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों के मोलों की कुल संख्या, और संयोजन और वियोजन से पूर्व कणों के जो होंगे कुल मोलों की संख्या हो गया। संयोजन वियोजन का मतलब वो संगुणन का मतलब होता है संयोजन, या आप संयोजन लिखो या वियोजन लिखो। तो संगुणन का मतलब कि वो जुड़ रहे हैं, और वियोजन का मतलब जब वो अलग हो रहे हैं। तो इस तरीके से उसके अलग और जुड़ने और अलग होने से पश्चात, यानी उसके बाद क्या उसकी संख्या वो, और नीचे रखेंगे कि उसके पहले क्या थी, तब हमारा वांट ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। तो ये था आपका वांट ऑफ फैक्टर। अब इन सभी जो मतलब हम फार्मूला पढ़े हैं आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, उस सभी में हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा वांट ऑफ फैक्टर का सारा फार्मूला, जो भी हम त्रुटियां होती हैं, हम सोच सकते हैं कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां रही होंगी। कोई भी सॉल्यूशंस तैयार करने में जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तो उन त्रुटियों को हम दूर करेंगे इस आई के सहायता से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अक्सर करके आता है वांट ऑफ फैक्टर के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप इतनी सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हो, क्योंकि अक्सर करके आपसे ये 3 या 4 नंबर में ही पूछता है भाई। तो इतना सारी चीजें तो आपको याद होनी चाहिए और इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम फार्मूले में अप्लाई कर लेंगे। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम फार्मूले में अप्लाई करते हैं। अब देखिए, हमने पूरी टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। सबसे पहली जो थी कि आपका वाष्प दाब में अनमन, तो ये था P01 माइनस P1 और P1 इक्वल टू N2 अपान N1। ये चीजें आपके पास थी। ये है आपका वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। और दूसरा आपके पास था, यहां से आप ले लो, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF M। और तीसरा आपके पास था डेल्टा TB इक्वल टू KB मल्टीप्लाई M। और चौथा जो है आपके पास परासरण दाब पाई बराबर CRT। तो ये है आपका हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, और ये हो गया क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन।
और ये हो गया आपके पास परासरण दाब। तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं और इन्हें याद रखना आपका सबसे पहला मूल वर्क है, क्योंकि इस पे आपका सबसे पहला जो आपके फर्स्ट केमिस्ट्री के पेपर में मिल जाएगा मल्टीपल क्वेश्चन बहुविकल्पी, और उसमें कई बार पूछा गया है। इन सबों में हर बार कुछ ना कुछ इसमें पूछ देगा। कभी पूछ देता है कि निम्न में से कौन कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, और कभी ऐसा इसी को पढ़ देगा कि इसमें से कौन सी ऐसी है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो उन दोनों का आंसर आप जब दे सकते हो कि जब ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको याद हो। अगर ये याद है, इनमें से कोई मिली तो हाँ यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अगर कोई नहीं मिली तो हाँ इसमें से ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसीलिए चारों आपको याद रखना है। अब देखिए इससे में हमें 1/2 फैक्टर अप्लाई करना है, तो ये फार्मूला बस हो जाएगा P01 माइनस P1 इक्वल टू I/2/N1। अब ये भी होगा डेल्टा TF इक्वल टू I, और यहाँ पे आप लिखोगे KFM, स्मॉल m है, पता मोलरता है, और ये हो जाएगा डेल्टा TB इक्वल टू I KB मल्टीप्लाई m। फिर उसके बाद पाई ICRT, और ये हो गया आपका बॉन्ड फैक्टर यूज करके सारे फार्मूले। तो हमने कुछ भी नहीं किया है, बस हमने I से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारा पूरा ये 1/2 फैक्टर निकल गया है। अब इसमें ये फार्मूला है, अगर इस फार्मूले को यूज करके अगर हम सवाल लगाते तो कहीं ना कहीं साथ कुछ त्रुटियां रह गई हो, लेकिन वहीं पर अगर हम ये फार्मूला यूज करके लगाएंगे तो हमें कोई भी त्रुटियां, मतलब बहुत एकदम मान लीजिए एकदम सटीक नहीं, मतलब कुछ बहुत कम के ना के बराबर त्रुटियां मिलेंगी। तो वो संभव कैसे हुआ, 1/2 फैक्टर की वजह से। अगर 1/2 फैक्टर्स हम नहीं 1/2 नहीं आते तो फिर हम उच्च निम्न इसी में रह जाते, हम सटीक वैल्यू ला ही नहीं पाते, और हमें कितना कम हुआ है, कितना वृद्धि हुआ इसका भी पता नहीं लगा सकते। तो शुक्र है कि 1/2 जी ने आया और उन्होंने अपनी एक गुणक को प्रेक्षित किया, और उस गुणक का यूज करके इन सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम बेस्ट तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने देखा था ना कि सारी चीजें आपकी मोलों की संख्या पे निर्भर करती है। जोड़ संख्या गुण होते हैं वो निर्भर किस पे करता है, मोलों की संख्या पे, ना कि उनके प्रकृति पे। तो इसीलिए संयोजन वियोजन से पहले कुल मोलों की संख्या तथा संयोजन वियोजन के पूर्व पश्चात मोलों की संख्या, ये हमारा यूज किया जाता है। तो ये था आज के क्लास का पूरा 1/2 फैक्टर। हमने पूरी परिभाषा पढ़ी और फार्मूले एक बार रिवाइज कर लिए, कौन कौन से फार्मूले हैं, और साथ साथ में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी रिवाइज हो गई। तो इस क्लास में इतना ही, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और थोड़ा सा अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को, अपनी इस फैमिली को दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन हाई रहे और हम आपको हर एक चैप्टर को ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड के साथ पढ़ा सके। तो अब मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में। और आज आपका एक चैप्टर क्लियर हुआ है, एक हैप्पीनेस तो होगी ही। तो प्लीज इस चैप्टर क्लियर होने के बाद एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेना सारा, और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। और जो क्वेश्चन में भी एनसीईआरटी में दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख लेना। फिर से हम क्वेश्चन वाली एक सेशन ले लेंगे और हमारी क्वेश्चन की और भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।